नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने जो देखा था उस क्लास में देखा था कि राष्ट्रपति के पीवाईक्यू और उपराष्ट्रपति के पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए थे। अब आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और संसद तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम लोगों ने कल राष्ट्रपति के पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए थे, तो आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कर लेंगे। अब देखिए क्या होता है कि आप लोग पीवाईक्यू जरूर करते रहिएगा अभी से, तो उससे हमें ये समझ में आएगा कि हमारी गलतियां कहाँ पर हो रही हैं। तो अभी टाइम के रहते हुए वो गलतियों पे आप लोग खुद सुधार करिए, उन पे वर्क कीजिए, है ना। पीवाईक्यू करोगे तो ये पता चलता रहेगा, और यदि पीवाईक्यू नहीं कर रहे तो कम से कम प्रैक्टिस सेट लगाइए, उससे पता चल जाएगा। और यदि नहीं लगा रहे हो, लास्ट टाइम के लिए यदि बैठे हुए हो, तो फिर ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आप अपने आप को इवेल्युएट कैसे करोगे अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्वेश्चन गलत हुए और आपके 20-25 दिन ही बचे हैं, तो वो घबराहट में फिर आप लोग चीज़ें बिगाड़ दोगे। इसलिए मेरा मानना ये है कि पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अभी से करती रहिए, और जो कि आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे हो तो उनकी भी प्रैक्टिस अभी से करते रहिए, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसा मतलब क्वेश्चन में क्वेश्चन आते रहेंगे, उस हिसाब से हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए और पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फिर देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ठीक है। और लोकसभा और राज्यसभा पे थोड़ी सी बेसिक सी चीजें जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा जो है वो क्या है, एक स्थायी सदन है, और स्थायी सदन होने के साथ साथ और क्या है, ये एक उच्च सदन भी इसको कहा जाता है। और लोकसभा जो है वो निम्न सदन कहा जाता है इसको। इसमें जो सदस्यों की जो आयु की सीमा होती है, सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, और इसमें सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए लोकसभा में। अब राज्यसभा में इसके उपराष्ट्रपति कौन रहता है, सभापति कहलाते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर अध्यक्ष करता है लोकसभा में, ठीक है। अब देखिए राज्यसभा में राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है। राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ठीक है। और लोकसभा में लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ये बेसिक सी चीजें थी। अब हम लोग क्वेश्चन ही देखते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कशन आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। लोकसभा के लिए निर्वाचन, पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल सही बात है। अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे तो आप लोगों ने खुद ही वो वोट डाले होंगे, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर यहाँ पर चुना जा सकता है, ठीक है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल सही बात है। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार होती है, ये गलत है। आर्टिकल 324 के आधार पर होती है ये, और कौन करता है इसको, निर्वाचन मंडल ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कि वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, कौन सी जनगणना पर आधारित है, इनका पूछा जाना है। तो ये है 1971 की जनगणना के आधार पर। ये आप सभी लोगों को पता भी होगा, क्योंकि ये तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 1971 की जनगणना के आधार पर अब जो नेक्स्ट परिसीमन होगा वो कब होगा, वो होगा 2026 में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो नेक्स्ट परिसीमन होगा 2026 में होगा। इसीलिए हमारा नया संसद भवन बनके तैयार है, क्योंकि अब सदस्यों की संख्या यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया की बहुत हाई हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी। देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक संविधान संशोधन हुआ था हमारा 31 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे जो राज्य थे, राज्यों की जो सदस्यों की संख्या थी लोकसभा में, वो 500 थी, और बढ़ाकर यहाँ पर 25 और बढ़ा दी गई थी, तो 525 हो गई थी, ठीक है। 525 ये हो गई थी, और 20 जो है वो यूटी के थे, तो टोटल कितने सदस्य हो गए थे, 545, ठीक। और अभी वर्तमान में कितने हैं, तो 543 हैं अभी वर्तमान में। भैया जब 545 थे तो दो कहाँ चले गए, तो 543 हो गए, है ना। तो दो जो एंग्लो हैं, तो 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, उसमें जो दो एंग्लो होते थे उनका उनको अब हटा दिया गया है। तो अब अगर पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 543, ये याद रखना, ठीक है। कहीं भी पूछे तो यही आंसर लगाना है, 543। अब ये सब चीजें आप हटा दीजिए, ये चीजें मैंने आपको बता दी है शॉर्ट में, ठीक है। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ, इनमें से कितने लोकसभा, ये हटा दीजिए, ये नहीं पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो कितनी सीटें अभी मैंने डिस्कशन किया है 31वें संविधान संशोधन में, राज्यों में 500 थी, प्लस 25 कर दी गई थी, तो कितनी हो गई थी, 525, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि 20 यूटी की थी, तो कितनी हो गई थी, 545, है ना। और दो यहाँ में 104 में संविधान संशोधन के द्वारा हटा दी गई, तो अभी वर्तमान में बची हैं 543 सीटें, ठीक है।
तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि यूटी में कितनी थी, तो यूटी में कितनी थी, 20 थी। ठीक है, ये हो गया राइट आंसर आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो देखिए एसटी के लिए स्थान आरक्षित कौन से स्टेट में नहीं है, तो ये तो खैर फैक्ट वाला क्वेश्चन आ गया एकदम से। तो ये केरल और तमिलनाडु दोनों में नहीं है, कर्नाटक में तो है। तो अब इसमें भी कर्नाटक दिया हुआ है, इसमें भी कर्नाटक दिया हुआ है, और यहाँ पर उपयुक्त सभी आंसर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो, तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी। एससी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या पूछ रहा है, तो वो उस राज्य में जो जनसंख्या का अनुपात होगा उस पर निर्भर करती है। तो ये क्वेश्चन का ये जो दिए हुए हैं ऑप्शन, ये किसी काम के नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। तो एसटी कहाँ पर है, जनजातियां कहाँ पर हैं, देखिए मध्य प्रदेश में खूब जनजातियां हैं, बिहार में तो है नहीं, उत्तर प्रदेश में उतनी ज़्यादा नहीं है, बिहार में भी उतनी ज़्यादा नहीं है, गुजरात में भी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश में उनकी संख्या भी उतनी ही ज़्यादा होगी। कितनी सीटें हैं वैसे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में अभी हैं 6 सीटें हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए 6 आरक्षित सीटें हैं, और गुजरात में 4 सीटें हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है। तो अब ये तो हट ही गया है क्वेश्चन, तो अब क्या मतलब रहा है इसका, है ना। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, लोकसभा की बैठक किसके द्वारा समाप्त की जाती है, तो स्थगन के द्वारा की जा सकती है, सत्रावसान के द्वारा की जा सकती है, और विघटन के द्वारा की जा सकती है। तो उपयुक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त सभी के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति यानी कि कोरम कितनी होती है। तो लोकसभा का जो कोरम पूरा करने की होती है वो होता है 10वां भाग होता है। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए 543 सीटें हैं, तो 543 का 10वां भाग, तो उसको बोलते हैं कोरम पूरा हुआ है। जब तक 10वां भाग नहीं आएगा, ठीक है, तब तक कोरम पूरा नहीं होगा। जैसे देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 10% सीटें भी विपक्ष को नहीं मिली थी, तो विपक्ष की भूमिका में वो नहीं था और कोरम पूरा नहीं हुआ था। अभी सीटें बढ़ गई हैं, तो अब ये तो कोरम का जितना भी परसेंट होता है वो कितना होता है, 10वां% होता है। ठीक है, 1/10 भाग को कोरम कहते हैं, गणपूर्ति। भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक कहाँ पर होगा, जहाँ की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। जिस प्रदेश में आप लोग खुद रहते हैं उसी प्रदेश का सबसे ज्यादा है, तो भैया जनसंख्या कंट्रोल करिए, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की ही हो रही है। तो ये हो गया, है ना। कुछ सीटों को हम लोग देख लेते हैं, जैसे देखिए लोकसभा की यहाँ पे बात हो रही है, तो लोकसभा में कई स्टेट हैं, उनमें हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैप के दौरान देख लेते हैं कुछ चीज़ें समझ के, सबसे ज़्यादा कहाँ की है, तो सबसे ज़्यादा सीटें हैं यूपी की, कितनी है, 80। तो जो भी चुनाव में जीतता है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है करता है कि पीएम बनना है तो यूपी को टारगेट करना है ना। पीएम बनने के लिए यूपी को टारगेट किया जाता है। तो 80 सीटें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, वो है उत्तर प्रदेश में। फिर इसकी जस्ट आधी है बिहार में, तो बिहार में हो गई कितनी, 40, है ना। तो ये भी याद रखना। लेकिन ये तो हो गया चलिए फर्स्ट पे, अगर मान लीजिए मिलाने के लिए आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फिर यूपी के बाद दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र की, कितनी है, 48 सीटें। और इसके बाद पश्चिम बंगाल की कितनी सीटें हैं, 42 सीटें। और इसके बाद तो फिर हम लोगों ने लगा ही लिया है, बिहार की सीटें हैं, है ना। इस टाइप से हम लोगों को चीजें देखनी है। अगर और चाहे तो सारी देख लेंगे, लेकिन जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग देखते जाएंगे तो आपको चीजें याद भी हो जाएंगी। अभी हम लोगों ने 3-4 स्टेट की देख ली है। यहाँ पे देखिए यूपी की कितनी है, 80 हो गई है। बिहार की जस्ट आधी है यूपी की, तो ये हो गई है 40। और 48 महाराष्ट्र की हो गई है, और पश्चिम बंगाल की हो गई है 42। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन कहाँ पे किया गया है। तो जस्ट अभी देख लिया है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में किया गया है। देखिए ये दी हुई है सीटें, उत्तर प्रदेश की 80 हो गई हैं, और महाराष्ट्र की भी 48 हैं, पश्चिम बंगाल की 42 हैं, बिहार की मैंने बताया था उत्तर प्रदेश से जस्ट आधी है तो ये 40 हो गई हैं। ठीक है, और तमिलनाडु की 39 हैं, तो तमिलनाडु हो जाएगा बिहार के बाद, और एमपी की यहाँ पे 29 सीटें हैं। तो 2 स्टेट की हमें और पता चल गई, तमिलनाडु 39 और एमपी की हो गई है यहाँ पे 29 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थानों में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है। जो बिहार में लोकसभा सीटें हैं, तो वो बोल रहा है कि
कौन से राज्यों की, दो राज्यों की मिला के बिहार के बराबर की सीटें हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन तभी आप लोग करिएगा, तब पहले आप लोगों को सीटें याद होनी चाहिए। सीटें याद होंगी तो आप कर लोगे। देखिए कुछ कुछ सीटें देख लेते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोगों को बड़े राज्यों की तो पता चली गई हैं, तो कुछ और आगे के राज्यों की देख लेते हैं। देखिए गुजरात में कितनी है, 26 है। और एमपी में कितनी है, 29 है। तमिलनाडु में 39 है, ये हम लोगों ने देख ली है। इसके बाद असम में कितनी है, 14। झारखंड में कितनी है, 14। तो ये दोनों याद रखिए, असम और झारखंड की बराबर है। छत्तीसगढ़ में 11 है। और सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड में, इनमें सब में एक एक है। ठीक है, सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड। देखो यहाँ पर आइए, ये सिक्किम में कितनी है, एक। और यहाँ पर मिजोरम है, मिजोरम में भी कितनी है, एक। और जो यहाँ पर नागालैंड है, नागालैंड की भी एक है। बाकी दो दो है। अरुणाचल प्रदेश में दो, मेघालय में दो, है ना, त्रिपुरा में भी दो, मणिपुर में भी दो। और असम में थोड़ी ज़्यादा है। असम में कितनी है, तो असम में है यहाँ पर 14 सीट है ना। 14 सीट हो गई असम में। तो पूर्वोत्तर भी पूरा पता चल गया। तीन याद रखनी है, सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड। यहाँ पर एक एक है, बाकी सब में दो दो लगा लेना, और असम में 14 कर लेना। ठीक है, इतनी सीटें बराबर हो गई। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बहुत सी अब आपको याद होती जा रही होंगी। ठीक है, निम्नलिखित में से राज्यों, कौन से राज्यों में युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। ये स्टार क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन है 2005 के बाद, पहले के, है ना। उसके बाद भी कई स्टेट बन चुके हैं, जैसे कि 2014 में बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना, है ना। तो अब वो रेशियो बिगड़ गया, अब इन क्वेश्चनों का कोई मतलब रहा नहीं है। तो जो अभी वर्तमान में सीटें हैं, वो सीटें हमें थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ सारे राज्यों की याद नहीं होनी चाहिए, तो कम से कम बड़े राज्यों की, और जो हमेशा चर्चा में रहते हैं उन राज्यों की आप लोग याद किया करिए। जिससे क्या होगा कि क्वेश्चन वहीं से हमेशा पूछा जाएगा और आप लोग आराम से कर लोगे। जैसे देखिए पंजाब है, तो पंजाब अभी रहता है, लाइट में रहता है, क्योंकि अब वहाँ पे अलग एक गवर्नमेंट बनी हुई है। वो गवर्नमेंट कौन सी है, आम आदमी पार्टी, आप है, मतलब आप लोग हैं वहाँ पर, है ना। तो इसमें कितनी है, 13 है ना। असम में हम लोगों ने देख ली कि 14 है, गुजरात में 26 है देख ली है, राजस्थान में 25 है ना। एमपी में देख ली 29 है, तमिलनाडु में 39 है, और आंध्र प्रदेश में भी 25 है। तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों में सेम ही है ना। पश्चिम बंगाल में देख ली 42 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, और महाराष्ट्र में भी देख ली कि 48 है। अब हम लोग को बहुत से स्टेटों की याद हो गई है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। प्रोटेम स्पीकर जो होता है, उसका कर्तव्य क्या होता है। तब शपथ दिलाई जाती है, उस समय प्रोटेम स्पीकर वहां पे खड़े होते हैं। तो उनका होता है सदस्यों को शपथ दिलाना, सदस्यों को शपथ दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर। अब क्वेश्चन आता है कि अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं लोकसभा के, 18वीं लोकसभा जो थी उसके चुनाव हुए हैं। तो वहां पे प्रोटेम स्पीकर किसको चुना गया था, भरथरी को, है ना। भरथरी साहब जो थे वो प्रोटेम स्पीकर थे। प्रोटेम स्पीकर उसको चुना जाता है जो यहाँ पे सबसे वरिष्ठ होता है ना। क्योंकि उसका योगदान बहुत ज्यादा तो होता नहीं, उसी दिन का काम होता है। और ये भरथरी साहब जो है, ये कहाँ से, उड़ीसा का कटक, जो फेमस है ना उड़ीसा का कटक, कटक से ही ये कटक की लोकसभा चुनाव सीट से जीते थे। तो इनको बनाया गया है प्रोटेम स्पीकर। अब कटक किस चीज के लिए फेमस है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कटक किस लिए फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर होता है, अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं काय में करते हैं, लोकसभा स्पीकर होता है तो वो वोटिंग कब करता है, वोटिंग करता है वो जब समान किसी पर बराबर मत पड़े हो। कोई बिल जैसे पारित हो रहा है और बराबर मत पड़ गए, पक्ष के और विपक्ष के बराबर का मामला फंस रहा हो, टाई वाला मामला आ गया हो, तो उस समय वोटिंग का अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष को। तो वो कौन से के करेगा, तो 100, आर्टिकल 100 के तहत ये वोटिंग करता है। आर्टिकल 100 में ये लिखा हुआ है कि जब टाई हो रहा है, मतलब आधा आधा हो गया है, मामला बराबर पे फंस गया है, तो लोकसभा स्पीकर यहाँ पे वोटिंग कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और 2011 में ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर थे जीबी महाबलंकर साहब थे। ये तो खैर आप लोगों को याद होगा, फैक्ट है, ये कोर फैक्ट है ना। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, कौन से स्पीकर थे, यही थे, प्रथम स्पीकर थे। इन्हीं पर लोकसभा का जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लाया गया था। ठीक है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। देखिए 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली बार का ही क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, ये नहीं कह सकते हम कि पुरानी चीजें नहीं पूछी जाती। प्रथम महिला अध्यक्ष है, तो ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा के लिए कभी भी पूछा जा सकता है, नेक्स्ट टाइम भी पूछा जा सकता है। तो ये थी मीरा कुमार, है ना। और ये 2023 में पूछ लिया गया था। ठीक है, अभी कौन सी 18वीं लोकसभा है,
और 18वीं लोकसभा में अध्यक्ष कौन है? अभी ओम बिरला है, 17वीं में भी यही थे, तो लगातार दूसरी बार ये बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है। कौन सा अधिकार प्राप्त है उन्हें? मैंने बताया है, अभी इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है कि वोटिंग का अधिकार है जब मामला फंस जाए बराबर बराबर पर, है ना, कोई अधिनियम पारित हो रहा हो और उस पे जो है बिल जो पारित करने के लिए भेजा गया हो, बिल पे बराबर की वोटिंग हुई हो, तब वो जाके आर्टिकल 100 के तहत वोटिंग का अधिकार है। तो इसमें कहीं पर लिखा होगा, देखिए, लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकता है? नहीं। सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, यही है सही। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन पकड़ते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? कौन थे प्रथम जनजातीय? बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, पीएम संगमा साहब। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। प्रथम ये जो है ना जनजातीय से लोकसभा के अध्यक्ष बने हुए थे पीएम संगमा साहब। 1996 में इनको बनाया गया था, 1995 और 96 में ये अध्यक्ष बन गए थे। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री करता है इसको। लोकसभा का जो सचिवालय होता है उसको गृह मंत्री करता है? बिल्कुल नहीं करता है। तो कौन करता है? संसदीय मामलों के मंत्रालय करते हैं? बिल्कुल ये भी नहीं करते हैं, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। प्रधानमंत्री भी नहीं करते हैं, तो कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, है ना, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? सही बताना है यहाँ पर। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, सृजित किया जा सकता है? तो ये बिल्कुल सही है। और संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है, तो ये भी ठीक है। दोनों क्वेश्चन सही है, आर्टिकल 98 में ये दिए हुए हैं, तो आप लोग इसको, अब हम लोगों को देख लिए राज्यसभा के हमने क्वेश्चन देख लिए, और ये भी 2023 में आया था। तो 2023 में थोड़े से अटपटे क्वेश्चन आए थे, कुछ तो एकदम डायरेक्ट ही थे, है ना, जैसे प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ लिया था, ये यहाँ से था लोकसभा से, और लोकसभा से ये दूसरा क्वेश्चन यही था जो अभी हम लोगों ने देखा है, संसद के सचिवालय से पूछा गया था। तो ये दो क्वेश्चन 2023 में पूछ लिए थे, तो 2024 के लिए फिर से इसको तैयार रखिए, है ना, इससे क्वेश्चन बिल्कुल जरूर आएगा। अब देखते हैं हम लोग राज्यसभा। तो राज्यसभा के बारे में हम लोग बेसिक चीजें तो देख ही चुके थे, तो सीधा टाइम को खराब ना करते हुए सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? तो विधानसभाओं के सदस्य इनको चुनते हैं, तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आर्टिकल इसका कौन सा है? तो आर्टिकल 80 में ये बात कही गई है कि राज्यसभा के सदस्य को कौन चुनेगा? विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? यह भंग नहीं की जा सकती, बिल्कुल, ये एक अस्थायी सदन है, तो ये कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल गलत। ये पहली बात तो इसका कार्यकाल होता नहीं है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये 6 वर्ष होता है। और 2 वर्ष के बाद फिर 1/3 जो वो होते हैं सदस्य, वो चेंज कर दिए जाते हैं। 1/3 यहाँ से निकलेंगे और 1/3 नए नॉमिनेट होकर आ जाएंगे। ठीक है, नए आ जाएंगे। तो ये देखिए 6 वर्ष का होता है और 1/3 चुन लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ये बताना है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यही सही है। पहले ही सही है तो फिर अब हम 3 और क्यों पढ़े, है ना। और 6 वर्ष में ये 1/3 सदस्यों को फिर से चुना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति मनोनीत किसको करता है? देखिए 12 सदस्यों को करता है ना, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कौन कौन से क्षेत्र में कर लेता है? कला के क्षेत्र में करता है, विज्ञान के क्षेत्र में करता है, और साहित्य के क्षेत्र में भी कर लेता है यहाँ पे, है ना। तो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में ये 4 क्षेत्र यहाँ पर होते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 80 के तहत। ठीक, तो ये याद रखना है। मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो 4 क्षेत्रों में होते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज। ये तो याद ही होगा आप लोगों को। जो अभी सचिन तेंदुलकर साहब थे वो इसी से थे। अभी जैसे अरुंधति राय जो है उनको अभी चुना गया है ना इसमें। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो ये तो गलत ही नहीं होने चाहिए, 30 साल है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? अब यहाँ पे बताना है कौन सा एक सही नहीं है। राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है।
ये तो सही है ना। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प पारित करना होगा, ये भी सही है। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो फिर डी कौन सा है कि राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में केवल राज्यसभा बना सकती है, ये गलत है। केवल राज्यसभा नहीं बनाएगी, सम्मिलित विषय राज्य सूची की जो सम्मिलित विषय है उस पर लोकसभा भी बनाती है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 249 के तहत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अब कि किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी होती हैं और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। ये तो गलत है। देखिए इसमें क्या गलत है मैं समझाता हूँ, ये तो बहुत टफ लैंग्वेज उन्होंने लिख रही है। देखिए जैसे मान लीजिए लोकसभा का कोई बिल है, धन विधेयक ही है मान लीजिए, ठीक है। अब धन विधेयक राज्यसभा में भेजा गया तो 14 दिन यदि ये रोक के रखे तो ये स्वतः पारित हो जाएगा, है ना। और यदि इन्होंने कुछ उसमें जो है सुधार करके वापस भेज दिया तो जरूरी नहीं है कि लोकसभा और इस पर कुछ सोचे या इस पर कुछ जो राय दी है वो माने, जरूरी नहीं है ऐसा, लोकसभा के लिए कोई जरूरी नहीं है। तो ये बोल रहा है कि ऐसा है कि ये मान लेगी और विधेयक को अंगीकृत कर देगी, इसीलिए ये गलत हो गया, ये सही है, ठीक है। अब इसका कारण क्या है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं होता है, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश होता है। तो कारण सही है, कथन गलत है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है कारण गलत हो? हाँ ठीक है, ये ठीक है, डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, राज्यसभा में पेश नहीं होता है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, ये भी सही बात है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, ये भी सही बात है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में नहीं, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए तो आर्टिकल दिया हुआ है, खुद ही दिया हुआ है। कौन सा आर्टिकल? 312 में लोकसभाओं के लिए आर्टिकल है। तो चौथा काट दीजिए, एक सही, दो सही, तीन सही, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आंसर? आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, बिल्कुल नहीं, कहीं भी हो सकती है दोनों सदनों में से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई करना, बिल्कुल नहीं, दोनों सदनों में से कहीं भी हो सकती है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब पूछ रहा है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु संतुति करना, तो ये आर्टिकल 312 में है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? किसे समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया 1999 में, लेकिन यहाँ पे अब क्या हुआ, 1999 से तो कई 2000 में 3 स्टेट बने थे। कौन कौन से बने थे? सबसे पहले बना था छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद एमपी से बना था छत्तीसगढ़ और यूपी से बना था उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के बाद फिर बिहार से बना था झारखंड। तो 3 राज्य ये बन चुके थे और 2014 में तेलंगाना बन गया है ना। 2014 में तेलंगाना बन गया, तो ये बिल्कुल एकदम गलत हो जाएगा। अब आज के टाइम पे यदि इसको करेंगे हम लोग तो ये हटा के, इससे अच्छा है कि सीटें कम से कम हमें याद होनी चाहिए, तो सीटों के बारे में सोचा जा सकता है यहाँ पर राज्यसभा के बारे में। सीटें कहाँ पर कितनी है देखिए, आंध्र प्रदेश और गुजरात और मध्य प्रदेश, इन तीनों में 11-11 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, इनकी कोई ट्रिक बने तो बना के देखना आप खुद। ओडिशा और राजस्थान में कितनी है? 10 सीटें हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 5 सीटें हैं। पंजाब, असम और तेलंगाना में 7 सीटें हैं। देखिए ये 3-3 के ग्रुप के जो है ना, 3-3 के ग्रुप यदि हैं तो इनको सबको आप एक एक बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे यूपी, यूपी में सबसे ज़्यादा है, कितनी सीटें हैं यूपी में अभी? सबसे ज़्यादा राज्यसभा में यूपी में सीटें हैं 31, और उसकी आधी जस्ट बिहार में रहती हैं, लोकसभा में भी आधी थी, तो 16 हैं अभी बिहार में। तो ऐसे ऐसे हम लोगों को याद करना है। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश में कितनी है? 11, पहले कितनी थी? 18, तो तेलंगाना अब अलग हो गया। मध्य प्रदेश में कितनी है? 11, तो इन दोनों में सेम ही है। तमिलनाडु में 18 है, बिहार में 16 है, मैंने बता ही दिया है, गुजरात में भी 11 है। तो 11-11-11 के 3 तो हो गए, है ना। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में सेम ही है। महाराष्ट्र में भी यहाँ पे 19 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में तो 31 हैं ही, पूर्व में 34 थी, फिर 3 उत्तराखंड को मिल गई थी यहाँ से।
और पश्चिम बंगाल में अभी 16 हैं, बिहार के बराबर ही, और कर्नाटक में 12 हैं। तो इतनी सीटें तो हमें अभी याद हो ही गई हैं, और इनको एक बार और आप अपने स्तर पे देख लोगे तो और अच्छे से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, देखते हैं कि मिलान करना है। अब देखिए, आंध्र प्रदेश में कितनी है यहाँ पर, मिलान करना है कि राजस्थान में कितनी सीटें हैं। तो राजस्थान में है 10 सीटें। गुजरात में कितनी सीटें हैं, गुजरात में है 11 सीटें। तीन स्टेट में हमने देखी हैं 11 सीटें, कौन कौन से में, मध्य प्रदेश में भी और आंध्र प्रदेश में भी। कर्नाटका में 12 है और पंजाब में 7 है, ठीक है, ये हो गया मिलान। गुजरात में कितनी है, गुजरात में 11 सीटें, कर्नाटका में 12 सीटें। केरला में कितनी सीटें हैं यहाँ पर, तो केरला में है 9 सीटें, है ना, और ओडिशा में है 10 सीटें। 10 सीटें भी कई जगह हैं, वो आप लोगों ने देख ही लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है। जो ये राज्य दिए हुए हैं इनमें से सबसे कम किसके पास है अभी। देखिए, छत्तीसगढ़ के पास कितनी है, तो छत्तीसगढ़ के पास है अभी 5, हिमाचल प्रदेश के पास है 3, और झारखंड के पास है 6, और जम्मू कश्मीर के पास है 4। तो सबसे कम किसके पास हो गई फिर, हिमाचल प्रदेश के पास। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा था, है ना। अभी संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व प्राप्त है, संघीय क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व किसको प्राप्त है, तो संघीय क्षेत्रों में यूटी में किस किस को प्राप्त है, तो सब में ही है, लोकसभा में भी है, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में है, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों में हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, नहीं ये गलत है। संसद द्वारा चयनित होता है, ये भी नहीं। उपराष्ट्रपति इसका पदेन अध्यक्ष होता है, इसी को बोलते हैं सभापति, है ना। तो अभी सभापति कौन है, ये कमेंट सेक्शन में आप चाहो तो बता दो, तो आपको भी याद हो जाएगा, है ना। किस राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, किस राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो ये होता है राज्यसभा का, राज्यसभा का सदस्य उसका सदस्य नहीं होता है। जो उपराष्ट्रपति बनते हैं सभापति के तौर पर, तो सभापति उसके सदस्य नहीं होते हैं राज्यसभा की, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था, तो ये हुआ था 1992 में, ठीक। तो ये भी हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। अब लोकसभा और राज्यसभा के कंप्लीट क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे जो है, तो जो 17 विषय वगैरह आते हैं वो भी देख लेंगे, और मंत्री परिषद हमारी बची हुई है तो वो देख लेंगे, और आगे फिर हम लोग चले जाएंगे न्यायपालिका वगैरह पे। तो अब जैसे जैसे सेक्शन आगे बढ़ता जाएगा, चीज़ें थोड़ी जल्दी जल्दी करते जाएंगे। और क्योंकि आज हमारा 5वां दिन है, तो 5 दिन और है हमारे पास, पॉलिटी कंप्लीट करनी है, तो सही समय पे पॉलिटी कंप्लीट हो जाए, इसलिए हम लोग क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास को अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।